रिस्पॉन्सिबल कौन है? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रिस्पॉन्सिबल है? मुझे 2 साल के बाद का स्कैम बहुत क्लियरली नज़र आता है कि अब ट्रेडिशनल साइबर क्राइम कम होके लगभग हर साइबर क्राइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा पावर्ड हो जाएगा। ऑलरेडी इंडिया में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। मैं उसे कहता हूँ ट्रेंड ऑफ कॉग्निटिव कलोनियलिज्म। भारत में डिजिटल रेवोल्यूशन ने हमारी ज़िंदगी आसान बना दी है, चाहे वो यूपीआई हो, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स हो और अब तो एआई भी आ गया है। और ऐसे में स्कैम्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। आज जागरण अनस्कैम के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने आप को कैसे साइबर सेफ रख सकें। और इसी के साथ हमारे साथ हैं देश के जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट डॉक्टर पवन दुग्गल। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पवन जी, अगर मैं कहूँ कि भारत में स्कैम एक पैरेलल इकोनॉमी बन चुका है, तो क्या ये एग्जैजरेशन होगा या रियलिटी? ये बिल्कुल रियलिटी है, यथार्थ का सत्य है। उसका कारण ये है कि आज एक बिल्कुल पैरेलल इकोनॉमी चल रही है साइबर क्राइम की। कोविड से पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन कोविड के बाद मैसिव चेंज आ गया। अब तो कोविड के बाद साइबर क्राइम एक कॉटेज इंडस्ट्री बन चुका है। छोटे इलाकों में, कस्बों में, बड़े शहरों में, हर जगह आपको साइबर क्राइम मिल रहा है। और क्यों ना हो, देखिए साइबर क्राइम का हमारा पास कोई डेडिकेटेड लॉ नहीं है, तो लोगों को लगता है कि चलिए साइबर क्राइम कर लेंगे, बच जाएंगे। दूसरी बात, हमारे यहाँ साइबर क्राइम की कन्विक्शन रेशियो लेस देन 1% है। तीसरी बात, हमारा कानून कोई डेडिकेटेड साइबर क्राइम के प्रति है ही नहीं। हमारे पास कोई डेडिकेटेड साइबर क्राइम लॉ नहीं है। जो हम कवर करते हैं साइबर क्राइम को भारत के आईटी एक्ट में या भारतीय न्याय संहिता में, वो कवरेज कंप्लीट एडिक्वेट नहीं है। इनफैक्ट आईटी एक्ट तो 26 साल पुराना लॉ है, उसको हमने लास्ट अमेंड किया था 17 साल पहले। वो दौर है और आज तक का दौर है। देखिए टेक्नोलॉजी कैसे विकसित हो गई, लेकिन हम लॉ को पूरी तरीके से आगे अग्रसर नहीं कर पाए। भारतीय न्याय संहिता में कवरेज थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन अभी भी पूरे हद तक कवर नहीं करता। और अब तो जब तक हम कर रहे थे तब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, और अब एआई समर्पित कानून क्राइम बहुत ज़्यादा एक विकराल रूप ले रहा है। देयरफॉर एआई क्राइम बढ़ गए हैं, तो एक बिल्कुल पैरेलल इकोनॉमी। आपको एक उदाहरण दूंगा। 2024 में दुनिया भर में लोगों ने $6 ट्रिलियन गवाए साइबर क्राइम के प्रति, और उसका एक बिग चंक जो था भारत से गया। पिछले साल $8 ट्रिलियन लोगों ने गवाए, और उसका भी एक बिग चंक भारत से गया। इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2026 के अंत तक $10.5 ट्रिलियन का नुकसान होने वाला है। अगर आप दूसरा उदाहरण दीजिए तो डिजिटल अरेस्ट का आजकल बहुत बोलबाला है। 4 महीनों में इंडिया में डिजिटल अरेस्ट वाले मामलों में लोगों ने 2000 करोड़ रुपए गवाए हैं। अगर सिर्फ डिजिटल अरेस्ट की बात करें, वो भी 4 महीने की। पूरा जब आप इकोसिस्टम को देखते हैं तो आप पाते हैं कि साहब ये तो एक बहुत बड़ा पैरेलल इकोनॉमी है, एक बहुत बड़ा स्कैम है, और उसको जितनी जल्दी हम इफेक्टिवली एड्रेस करने का प्रयास करेंगे उतना अच्छा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया के साथ साथ डिजिटल फ्रॉड भी बढ़ रहा है। डिजिटल फ्रॉड तो लगता है एक बहुत ही मेजर ट्रेंड हो चुका है। आजकल किसी के पास नौकरी हो या ना हो, उसको मालूम है मेरा दूसरा विकल्प साइबर क्राइम है। क्यों? क्योंकि साइबर क्राइम करूंगा पकड़ा जाऊंगा नहीं, पकड़ा भी गया तो जमानती अपराध है, बाहर आ जाऊंगा तो क्या करूंगा, अपने बरखिलाफ एविडेंस डिस्ट्रॉय करूंगा और उसके बाद बैठ के तमाशा देखूंगा, क्योंकि मेरी कन्विक्शन नहीं हो पाएगी। जब इस माइंडसेट के साथ साइबर क्रिमिनल आता है तो बहुत क्लियरली पहचान जाता है कि साहब जितने पैसे आप उठा सकते हो, लोगों से आप खींच सकते हो साइबर फ्रॉड से, उतना अच्छा है, और आगे लोग बढ़ते हैं। राइट। और हाल ही में अभी जैसे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ, जहाँ ये चर्चा हुई कि इंडिया जो है एआई सुपर पावर बनने की तैयारी में है। तो ऐसे में आपको लगता है कि हम स्पीड में सेफ्टी भूल रहे हैं? मुझे लगता है सेफ्टी का अभी हमारे पास तवज्जो या महत्व आया ही नहीं है राष्ट्र होने के नाते। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ लिप सर्विस दे रहे हैं। क्यों? हमारे पास कोई साइबर सेफ्टी संबंधी कानून नहीं है, हमारे पास कोई राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी और साइबर सेफ्टी पॉलिसी नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आज कानून हमारे यहाँ साइबर सेफ्टी की बात ही नहीं करता। प्रॉब्लम क्या है भारतवर्ष में, जब तक कानून का डंडा नहीं आता तब तक लोग आपकी बात नहीं सुनते। तो कानून का डंडा जब साइबर सेफ्टी के प्रति आएगा, तब लोग साइबर सेफ्टी को अपने रोज़मर्रा के मानसिकता में हिस्सा बनाएंगे, वरना अभी नहीं। तो आजकल तो लोग, इंडिया में एक नए प्रकार का रेवोल्यूशन आया है। मैं उसे बोलता हूँ द ग्रेट इंडियन डेटा वॉमिटिंग रेवोल्यूशन। भारत की उल्टी की क्रांति। भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, प्रोफेशनल डेटा हो, सोशल डेटा हो, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, बिना सोचे समझे कि उसका असर आपकी प्राइवेसी पर क्या पड़ने वाला है।
तो जब इस दौर में आया है, सेफ्टी की किसको परवाह है? लगता है किसी को परवाह है ही नहीं। हर बंदा से ज़्यादा फॉलोअर्स लेने की फिराक में है, अपने डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ने की फिराक में है। भूल जा रहा है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद पूरा विकल्प बदल चुका है। अब जो है एआई ना तो स्वप्न सुंदरी है, ना ही आपका लाइफ कोच है, ना ही लाइफ कंपेनियन है। एक डेटा हंग्री राक्षस है जो लगातार आपके डेटा के लिए भूखा है। जितना डेटा देते जाएंगे वो लेता जाएगा और फिर आप उसके सामने बिल्कुल निहत्थे हो जाएंगे, बिकॉज वो आपके साथ कब मैनिपुलेट आपको करेगा, आपको कब टारगेट बनाएगा, तो आप खुद ही अपने आप को अनसेफ बनाते जा रहे हैं। तो इसलिए जितनी जल्दी हम एक ठोस कारगर एक मेंटल स्ट्रैटेजी बनाएं और राष्ट्रीय अप्रोच बनाएं, तब तक आगे काम नहीं बढ़ना। अभी आपने बात करी एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और हम देखते हैं कि एआई से डीप फेक्स बन रहे हैं, फेस क्लोनिंग बन रही है, वॉइस क्लोनिंग बन रही है। तो ऐसे में 2 साल बाद का स्कैम आपको कैसा दिखता है? मुझे 2 साल के बाद का स्कैम बहुत क्लियरली नज़र आता है कि अब ट्रेडिशनल साइबर क्राइम कम होके लगभग हर साइबर क्राइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा पावर्ड हो जाएगा। ऑलरेडी इस पूरे प्रकरण में, जहाँ पे आज एआई क्राइम बहुत छोटा है, बहुत विकराल रूप ले लेगा। हर क्रिमिनल एक्टिविटी में साइबर क्रिमिनल का एक उद्देश्य होगा। एक, आलस ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो कम काम करना चाहेगा। दूसरा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आपको टारगेट करना चाहेगा। तीसरा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्राइम कराएगा। उसे मालूम है कि जो वर्तमान क्रिमिनल लॉज हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि इंसानों के बरखिलाफ टारगेट किए जाते हैं। कभी भी हमने ऐसा क्रिमिनल लॉ नहीं बनाया कि हम ऐसे क्राइम की बात करें जो मशीन ने किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है। तो मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगले 2 साल में आपके हर इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स को मिटाते चलेगा। आपको न केवल बहुत सहूलियत प्रदान करेगा कि आप नए नए प्रकार के एआई क्राइम्स करेंगे, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगले 2 साल में इतना ज़्यादा अग्रसर हो चुका होगा कि वो खुद अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी इंटेलिजेंस से डिटर्मिन करेगा और आपको भी खिलाएगा कि साहब ये मैं आपकी बात मानूंगा, ये बात नहीं मानूंगा। तो आने वाला समय जो है एक बहुत ही विचित्र प्रकार का समय आने वाला है। हम लोग अभी तैयार ही नहीं हैं। हम लोग तो सोच रहे हैं कि जैसे हम मूव कर रहे हैं एआई ऐसे मूव कर रहा है। रियलिटी ऐसी नहीं है। एआई बहुत तेज़ रफ्तार से मूव कर रहा है। क्यों? आज दौर एजेंटिक एआई का आ चुका है। हम लोग एआई एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। इमेजिन अगर साइबर क्रिमिनल एआई एजेंट इस्तेमाल करके आपके एजेंट को टारगेट करे, आपको टारगेट करे और साइबर क्राइम करे। फिर कुछ देर बाद आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आने वाली है, जो आज की नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 10 गुना ज़्यादा कारगर इफेक्टिव होगी। लेकिन वहाँ पर भी फुल स्टॉप नहीं हो रहा। उसके बाद सुपर इंटेलिजेंस आ रही है 2 सालों में, यानी कि ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पूरे मानव मात्र की इंटेलिजेंस को सरपास कर देने वाली है। तो अब तो वजूद का सवाल होने वाला है कि हम लोगों का वजूद क्या है। इसलिए अगले 2 साल पूरी तरीके से ये इकोसिस्टम परिवर्तित हो जाने वाला है। हर चीज़ साइबर क्रिमिनल एआई के द्वारा करने वाला है। एआई खुद क्राइम करेगा, एआई को पकड़ना मुश्किल होगा और एआई क्राइम्स में कन्विक्शन लेना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। राइट। और हर स्कैम में एक कॉमन एंट्री होती है, अर्जेंसी या फियर। तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, चाहे डिजिटल अरेस्ट हो जाए या इन्वेस्टमेंट स्कैम हो जाए, तो इसमें विक्टिम सबसे पहली गलती कहाँ करता है? देखिए, कोविड-19 के बाद एक ट्रेंड निकल कर आया है, क्योंकि कोविड-19 ने हम लोगों की ज़िंदगी में 2 चीज़ें सदैव के लिए छोड़ दी हैं। एक है डर और दूसरा है पैनिक। हम लोग जल्दी डर जाते हैं, जल्दी पैनिक कर जाते हैं। तो साइबर क्रिमिनल्स ने इसी डर, इसी पैनिक को हथियार के तौर पर अपना लिया है। तो पहली जगह हम गलती करते हैं जब हम डरते हैं या हम पैनिक में चले जाते हैं। वहाँ पर एक पतन का नया रास्ता प्रारंभ हो जाता है, बिकॉज आप एक उस दलदल में, उस भंवर में नीचे धंसते चले जाते हैं। और प्रॉब्लम क्या है ना कि कोविड-19 के बाद हम लोगों का शायद ग्रीड, हम लोगों का लालच भी बढ़ गया है। तो उसे मेरे पास करीबन 78 साल के व्यक्ति आए। ये बहुत बड़ी कंपनियों में सीईओज रह चुके थे और अब रिटायर्ड लाइफ जीते हैं। और उन्हें किसी ने बताया कि साहब आप एफडी में क्यों इन्वेस्ट करते हो, या आप टेलीग्राम पे जाओ, यहाँ पर एक नई स्कीम आई है जो आपको 15% पर वीक का रिटर्न दे रही है। अब उन्होंने माना नहीं, उन्होंने कहा ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, चलो देखते हैं। गए टेलीग्राम पर, वहाँ पर हर आदमी बोलबाला कर रहा है इस न्यू स्कीम का कि मैंने इतने पैसे कमाए, मैंने उतने कमाए। उन्होंने कहा जब सारे लोगों ने कमाए हैं, चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। उन्होंने पहले 5,000 रुपये लगाए। 5,000 पर एक हफ्ते बाद 15% का रिटर्न आ गया। उन्हें थोड़ा बहुत तसल्ली हुई,
अगले उन्होंने 50,000 लगाए, एक हफ्ते बाद 50,000 पर भी रिटर्न आया, अगले हफ्ते उन्होंने 5 लाख लगाए, 5 लाख पर रिटर्न आया, फिर लगाए 50 लाख, 50 लाख पर भी रिटर्न आया। जब वो सेटिस्फाई हो गए, साहब इससे बढ़िया कोई ऑप्शन है ही नहीं। उन्होंने ज़िंदगी में जितनी सारी एफडियाँ बनाई थी, जितने म्यूचुअल फंड्स बनाए थे, सब लोगों को लिक्विडेट किया और फिर सारे करीबन 14.5 लाख रुपए, 14.5 करोड़ रुपए लगा दिए इस सिस्टम में। जब बाहर निकालने की बात आई तब पता लगा कि साहब मैं तो फंस गया और मेरे पैसे गए, बिकॉज अब वो कहते हैं कि साहब 14.5 करोड़ निकालने के लिए पहले 7.5 करोड़ रुपए और जमा कराइए। तो तब उन्हें पता लगा कि साहब मैं तो फंस गया। तो छोटी सी लालच में ये 15% आपको पर वीक कौन देगा? आई मीन आपको एफडी 8% 10% दे रही है, मार्केट आपको 14-15% पर एनम दे रही है, आप पर वीक जो है 15% की बात कर रहे हैं। तो लोग कहीं ना भ्रमित हो जाते हैं, उनको लगता है यार मैं ही लकी हूँ, बाकी लोग तो लकी हो नहीं सकते। यहाँ पर सबसे पहले नुकसान पहुँचता है। दूसरा, एक लोगों को सुपर कॉन्फिडेंस है, साहब मेरे साथ तो गलत हो नहीं सकता, मैं तो सबसे इंटेलिजेंट आदमी हूँ। यहाँ पर ही बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम आती है। और तीसरी बात, लोग अक्सर कन्फाइड नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे। अब इस केस में उस व्यक्ति ने अपने परिवार वालों को बता ही नहीं रखा कि साहब ऐसा है, मेरे इतने पैसे जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि परिवार में बताएंगे तो जूत पतांग परिवार में होगा और जो उनकी रेपुटेशन है वो इम्पैक्ट हो जाएगी। सो ऑल सेड एंड डन, मुझे लगता है छोटे लालच हमको नहीं करने चाहिए। वो हम जब छोटे होते थे, हमारे माँ बाप क्या कहते थे कि साहब किसी अनजान व्यक्ति से बात मत करो, उस पर विश्वास ना करो। आई थिंक ये ठीक जो प्रॉवर्ब है आज भी अप्लाई करता है। ऑनलाइन दौर आ गया है कि हम चारों ओर आज डीप फेक, फेक न्यूज़, फेक रूमर्स के साथ घिरे हुए हैं। तो जो हम देख रहे हैं वो हम ना विश्वास करें तो अच्छा है। मैं तो कहता हूँ आज वो दौर आया है कि आपको 3 मूल मंत्र का पालन रोज करना पड़ेगा। एक, आपको कंजूस होना पड़ेगा। कंजूस क्यों? कंजूस अपने डेटा को लेकर। आपको अपना डेटा केवल नीड टू नो बेसिस पर शेयर करना है, वैसे शेयर नहीं करना। सारी दुनिया के साथ अपना डेटा साझा करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। दूसरी बात, आपको शकी होना पड़ेगा। हर जानकारी जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको तब तक नहीं विश्वास करेंगे जब तक इंडिपेंडेंट तौर पर आपने पुष्टि ना कर रखी हो। और तीसरा, अपने रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को एक जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा। 3 चीजें अगर आप करेंगे तो काफी हद तक इन स्कैम्स के शिकार होने से आप बचेंगे। राइट। और जैसे हम जर्नलिज्म में 5W1H का इस्तेमाल करते हैं, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, तो ये सारे सवाल हमें पूछने चाहिए, नॉट जस्ट इन जर्नलिज्म बट इन नॉर्मल फॉर एवरीवन, राइट। और इसकी जिम्मेदारी अगर हमें तय करनी हो तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रिस्पॉन्सिबल है, बैंक रिस्पॉन्सिबल है या टेलीकॉम रिस्पॉन्सिबल है या यूज़र खुद रिस्पॉन्सिबल है? ये एक ऐसा तड़का है जिसमें अलग अलग मसालों ने अपना अपना योगदान दे रखा है। तो केवल एक मसाले को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हर एक सेक्टर का अपना योगदान है। सरकार का इसलिए योगदान है क्योंकि सरकार ने अभी तक इफेक्टिवली साइबर क्राइम लॉ भारतवर्ष में पारित नहीं किया। जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको भी हम इफेक्टिवली इन्फोर्स नहीं कर पाए हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स की जिम्मेवारी है क्योंकि वो उन्हें अपना प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो वो लोगों की सेफ्टी पर ध्यान नहीं दे रहे। बैंक्स की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप बैंक को जाइए, बट बैंक तो आपको जलेबी की तरह घुमाएगा। भाई अल्टीमेटली जब मेरे अकाउंट से पैसा जाता है किसी और के अकाउंट में तो किसी बैंकिंग चैनल के थ्रू जाता है। अब बैंक थोड़ा कह सकता है साहब मुझे नहीं पता। अरे अल्टीमेटली किसी आपके रोग अकाउंट में गया है, म्यूल अकाउंट में गया है, उसको खोलने की जिम्मेवारी तो बैंक की थी, तो बैंक को जिम्मेवार होना चाहिए। साथ ही साथ मुझे लगता है उपभोक्ताओं की भी जिम्मेवारी है। हम बहुत छोटे लालच में आ जाते हैं और अक्सर बहुत ऐसी भीषण गलतियां कर लेते हैं जो कभी नहीं होती, जैसे डिजिटल अरेस्ट वाले मामलों में। आई मीन मोस्ट एजुकेटेड पीपल जो हैं वो डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो जाते हैं। उन्हें मालूम है कि साहब ये शायद गलत है, लेकिन फिर भी धंसते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, फोमो, वो इतना विशाल हो गया है कि चलो पता नहीं क्या होगा, मैं कुछ मिस कर जाऊंगा। दूसरा, हमारे ना साइकी में पुलिस की वर्दी देख के एकदम डर आ जाता है। वहाँ पर साइबर क्रिमिनल्स ठीक उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। सो बॉटम लाइन है, आई मीन कम खा लो लेकिन साफ सुथरा खा लो, बहुत ज़्यादा लालच करने की फ़ायदा नहीं। राइट। आपने बहुत काफ़ी विक्टिम्स से इंटरेक्ट किया होगा, तो ऐसे में कॉमन इमोशनल इम्पैक्ट क्या होता है उनका? इमोशनल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अक्सर लोग बातें नहीं करते। लोग तुरंत डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग खाना बंद कर देते हैं, लोग एकदम विड्रॉ कर जाते हैं अपनी फैमिली रिलेशनशिप्स के साथ। सोशल रिलेशनशिप्स तो एकदम ख़त्म हो जाती है।
लोगों को आत्मग्लानि होती है कि भाई लोग तो छोड़ो, मैं अपने आप को कैसे शीशे में फेस कराऊंगा कि मुझसे गलती क्यों हो गई। और तभी अक्सर लोग छुपने का प्रयास करते हैं, अपनी बातों को छुपाने का प्रयास करते हैं, और अल्टीमेटली इसका बहुत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पर पड़ता है, फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है। बिकॉज जब आप इस तरह की झटका आपको मिलता है तो कहीं ना कहीं बीमारी शुरू हो जाएगी, कभी हेडेक हो जाएगा, कभी बीपी आ जाएगा, कभी हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बॉटम लाइन ये हमको समझनी है कि बॉस, एक छोटी सी गलती मेरी फिजिकल हेल्थ को, मेरी मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। और वो गलती क्या है? जल्दी से पैसा कमाना। गलती क्या है? लोगों पर विश्वास करना। गलती क्या है? अपनी ड्यू डिलिजेंस नहीं करना। भाई अपनी सावधानी तो आपको बरतनी पड़ेगी ना। अब आपको समझना होगा कि आज का वो दौर आ गया है कि आप डिजिटल कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर सेंटर पॉइंट पर आके खड़े हो गए। आपको चारों दिशाओं से अटैक हो सकता है और हो रहा है, आपको शायद पता नहीं। तो आपका क्या दायित्व बनता है कि आप अपने आसपास एक अच्छा सुरक्षा कवच पहनिए, एक अच्छी प्रोटेक्शन लेयर पहनिए। और वो प्रोटेक्शन लेयर क्या है? आपकी सूझबूझ, आपकी जानकारी, आपकी समझ। कुछ भी हो जाए, अगर कुछ चीज़ शो करती है जो टू गुड टू बी ट्रू है, तो पहली इंडिकेशन है कि ये वास्तविक में टू गुड टू बी ट्रू ही है, हमें इस पर विश्वास नहीं करना। दूसरा, हम अपने आप को इतना लकी क्यों सोचते हैं कि दुनिया के सारे सबसे बड़ा गेन, सबसे बड़ा प्रॉफिट हमें ही होगा, किसी और को नहीं होगा। और तीसरी बात, हम अक्सर अपनी बातें आजकल शेयर नहीं करते, तो वहाँ दिक्कत आती है। यहाँ तक मेरे पास एक केस आया जहाँ पर लड़का जो है वाइस प्रेसिडेंट है आईटी का, एक आईटी कंपनी में, उसके फादर को डिजिटल अरेस्ट हो जाता है और वो करीबन 3.5 लाख रुपए दे देते हैं एक दिन में, और अपने लड़के को नहीं बताते, इस शर्म के साथ कि मेरा लड़का क्या कहेगा, इस शर्म के साथ कि लोग क्या कहेंगे। सो मुझे लगता है शर्म वाला दौर चला गया है। आज दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, एक वो जिन्हें मालूम है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं, और दूसरे वो जिन्हें नहीं मालूम कि वो साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं। तो मुझे लगता है साइबर क्राइम से भागना नहीं है। आज साइबर क्राइम कहीं दूर होराइजन पे नहीं है, आज वो मेरे घर के अंदर घुस के मेरे ड्राइंग रूम के अंदर आके बैठ चुका है। तो जब ये पोजीशन है तो मुझे तो अपनी आंखें खोलनी है, मुझे उस कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं करनी कि मैं आंखें बंद करूंगा और बिल्ली गायब हो जाएगी, बिल्ली तो मुझे खा जाएगी। तो लिहाजा मुझे साइबर क्राइम की जो वर्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके साथ अवगत होना है। सिर्फ आप कोशिश करनी है कि जहाँ तक हो सके मैं अपने आप को बचा सकूँ। और वो कैसे बचाऊँगा? अच्छे साइबर हाइजीन मेथडोलॉजीज ड्रॉप करके, अच्छी हैबिट्स इस्तेमाल करके। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है तो केवल सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर करनी है, यानी कि HTTPS प्लेटफॉर्म पर करनी है, नॉर्मल प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल नहीं करनी। अनावश्यक ऐप डाउनलोड करना ही नहीं है, करना है तो केवल ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से करना है। किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़नी है, ये देखने के लिए कि वो हमारा डेटा किस तरीके से इस्तेमाल करने वाला है। किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसके कस्टमर रिव्यू पढ़ने हैं, ये देखने के लिए कोई लोग शिकायत तो नहीं कर रहे कि साहब यहाँ फ्रॉड है, ये गड़बड़ है। किसी ने शिकायत करी, ये पहला संकेत है, अलार्म कॉल है कि बॉस इस ऐप को मत डाउनलोड करो। आज अपनी बैंकिंग लिमिट्स को कम रखिए। क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स का जब आप इस्तेमाल करते हैं, अपनी ट्रांजैक्शंस पर हर 2 दिन में एक बार नज़र डालें। SMS अलर्ट सेवा ले लें, सो दैट हर ट्रांजैक्शन पर जब आपके पास SMS आए तो आपको पता लगे कि आपका ट्रांजैक्शन है। और जब कभी आपको पता लगे कि ये ट्रांजैक्शन आपने नहीं किया है तो चुप नहीं बैठना है, रिपोर्ट करना है। 2 चीज़ें, 1930 राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर रिपोर्ट करिए, और दूसरा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है cybercrime.gov.in, वहाँ पर रिपोर्ट करिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा और जो आपको विक्टिम की कैटेगरी में ले आएगा। सो वो आपको करना ज़रूरी है। सतर्क रहना है, सावधान रहना है, सूझबूझ से काम लेना है और अपना डेटा किसी के साथ साझा नहीं करना है। अगर ये बुनियादी साइबर हाइजीन मेथडोलॉजीज अडॉप्ट कर पाएंगे तो हम लोग एक साइबर रिजिलियंट माइंडसेट बना पाएंगे। साइबर रेजिलियंस एक नया कॉन्सेप्ट है जहां हम कहते हैं कि साहब ये तो गिवन येस है, गिवन इवेंचुअलिटी है कि मुझ पर आक्रमण होगा। तो जब आक्रमण होगा तब मैं पैनिक ना करूं, मेरा फोकस होना चाहिए कि आक्रमण के तुरंत बाद कितनी जल्दी मैं वापस नॉर्मलसी पर आ सकता हूं। हमें इस तरह की एक रेजिलियंट माइंडसेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर हम AI को अपना लाइफ कोच समझ रहे हैं, AI से हम जानकारी ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, तो कृपया लेना बंद कर दीजिए। अपने पर्सनल डिटेल्स AI के साथ ना शेयर करें, क्योंकि AI
आप ही की डिटेल्स आपके बरखिलाफ कब इस्तेमाल करने वाला है, आपको इसका आभास भी नहीं होना। और एआई के दौर में आपको लगता है कि इंडिया को नए और सख्त कानूनों की ज़रूरत है? इसमें कोई दो राह नहीं है कि भारत को एक बहुत अर्जेंट बर्निंग नेसेसिटी है कि हम डेडिकेटेड कानून लेकर आएँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। क्यों? क्योंकि आज तक हमारे पास कोई कानून है ही नहीं एआई को लेकर। कुछ लोग कहते हैं कि साहब क्या लाने की ज़रूरत है, आईटी एक्ट है तो सही, सूचना प्रौद्योगिकी कानून सफिशिएंट है। भाई आपको बताना चाहेंगे ये कानून 26 साल पुराना है। उस वक्त एआई का कोई जिक्र भी नहीं किया करता था। इस कानून को जब हमने संशोधित किया, अमेंड किया तो 2008 में, तभी एआई दूर दूर से कहीं सेंट्रल स्कीम में नहीं था। अब एआई सेंट्रल हो चुका है और अब तो जनरेटिव एआई के माध्यम से लोग हर प्रकार की चीज़ों को उत्पन्न कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, हम लोग इंडिया में फोकस कर रहे हैं कि इसको इनोवेशन को हम ध्यान दें, ज़्यादा उस पर तवज्जो दें, लेकिन इनोवेशन के लिए भी आपको इनेबलिंग लीगल फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। दुनिया में ऑलरेडी 6 प्रकार के कानून हैं एआई को लेकर जो अलग अलग राष्ट्रों ने पारित कर दिए हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाइना हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, एल सल्वाडोर हो, हंगरी हो। आज भारत पीछे नहीं रह सकता, आपको डेडिकेटेड कानून लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दुरुपयोग, मिसयूज जो है एआई का, वो प्रारंभ हो चुका है। ऑलरेडी जनवरी 2026 में मैंने एआई अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, जो बेसिकली विभिन्न कानूनी सिद्धांतों का और डॉक्ट्रिन्स का एक सम्मिश्रण है। और इसमें मैंने कहा कि साहब इन सिद्धांतों को मद्देनज़र रखते हुए आप विशिष्ट कानूनी प्रावधान बना सकते हैं जिसमें आप एआई को जिम्मेवार ठहरा सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली वो दौर चला गया कि साहब एआई रेगुलेट होगा नहीं होगा, एआई को तो रेगुलेट आपको करना पड़ेगा, आप चाहें या ना चाहें, उसका कोई औचित्य नज़र नहीं आता। और दूसरी बात, अब वो दौर आ गया है जहाँ पर एआई इंसानों को नुकसान पहुँचना शुरू करा दिया है। तभी हमने जनवरी में एक ग्लोबल एआई हार्म्स रजिस्ट्री प्रारंभ की है, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि साहब एआई इंसानों को तो नुकसान पहुँचा रहा है, और हमने 9 अलग अलग कैटेगरीज ऑफ हार्म्स डिफाइन किए हैं। तो और लोगों को आमंत्रित किया है पूरी दुनिया भर में, जिसके पास ऐसे कोई केसेस सामने आए हैं आप रिपोर्ट करिए हमारी रजिस्ट्री को, और हम उन रिपोर्टेड केसेस के आधार पर फिर लीगल सिद्धांत डेवलप करेंगे कि आप एआई को कैसे जिम्मेवार ठहरा सकते हैं और एआई हार्म्स के लिए मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज क्या अडॉप्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक बहुत बड़ा राक्षस है जो हम बना रहे हैं। अभी लोग कह रहे हैं चलो बनने दो देखेंगे। मेरा कहना है कि साहब जिस वक्त आप राक्षस बना रहे हो उसके अंदर किल स्विच अभी डाल लीजिए, अपना नियंत्रण, अपनी गार्डरेल्स अभी डाल के रखिए। क्यों? क्योंकि जब ये पूरी तरीके से राक्षस बन जाएगा और आपकी बात मानना मना कर देगा, तब आपका कोई नियंत्रण नहीं रहने वाला। तो ऑलरेडी बहुत सारे केसेस सामने आ गए हैं जहाँ पर एआई इंसानों की कमांड को फॉलो नहीं कर रहा है। हाल ही में एक केस आया, मतलब ये भारत का एक केस है जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है ग्रॉक, कोई यूज़र ग्रॉक यूज़ कर रहा था और उसने 2-4 सवाल पूछे, सवाल का जवाब ग्रॉक्स ने सही नहीं दिया। तो यूज़र को बहुत गुस्सा आया, उसने भोजपुरी में 2 गाली उस एआई को दे दी। एआई ने मुड़ के 10 भोजपुरी की गालियाँ यूज़र को दे दी। हाँ, और फिर उसके बाद यूज़र ने शिकायत करी, साहब ये देखिए आपका तो एआई मुझे गाली दे रहा है। कंपनी का कहना था आप गाली मत दो तो वो गाली नहीं देगा, आप गाली दोगे तो गाली देगा। तो अब ये पोजीशन आ गई है। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कंपनियां हमारे साथ शेयर नहीं कर रही। जो मैं काम कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, मैं बहुत क्लियर हूँ कि जो करंट लेवल ऑफ एआई डेवलपमेंट हो चुकी है और जो हम एआई मॉडल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑलरेडी शुरुआत हो गई है। वो ऑलरेडी शो कर रहे हैं कि एक प्रिमिटिव लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उनमें आनी शुरू हो गई है, यानी कि एक जागरूकता आनी शुरू हो गई है। पहले क्या होता था, हम एआई से सवाल पूछते थे, जवाब आता था, कोई दिक्कत क्यों आती। अब एआई है इंटेलिजेंट इसलिए हो गया क्योंकि उसे कॉन्टेक्स्ट पता लग गया है कि आप किस परिवेश में मुझसे पूछ रहे हो। दूसरी बात, एआई के तमाम सारी कंपनियों ने कह दिया है साहब आप जो कुछ भी बात एआई से करिए, कुछ भी प्राइवेट नहीं है, सब कुछ पब्लिक होने वाला है। हम इसका इस्तेमाल करेंगे डेटा को ट्रेन करने के लिए। और आपको आश्चर्यचकित होगा कि आपने 3 साल पहले जो एआई से बात करी थी, एआई वहाँ से चीज़ निकाल के आपको पूछेगा, अच्छा 3 साल पहले तो आपने ये बोला था, आज आप ये बोल रहे हैं। तो आपकी प्राइवेसी नाम की चीज़ तो कुछ रही नहीं। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है लोगों को समझना है कि एआई का अगर आप सदुपयोग इस्तेमाल करना है करिए, लेकिन उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी जागृत हो जाइए। और फॉर गॉड सेक
अपनी पर्सनल जानकारी बिल्कुल एआई के साथ शेयर ना करें। मेरे पास एक केस आया जहाँ पर बंदे ने गलती कर दी। गलती क्या करी कि उसको एक पर्सनल प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम का जुगाड़ या उसका इलाज कोई दे नहीं रहा था, तो वो एआई पे गया। उसने कहा साहब मेरी प्रॉब्लम ये है, अपना नाम आइडेंटिफाई किया, फिर कहा साहब मेरी 7 महिलाओं के साथ रिलेशनशिप चल रही है साइमल्टेनियसली, और मैं इन 7 महिलाओं के साथ एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे आप कुछ गाइडेंस दीजिए। एआई ने गाइडेंस तो दे दी, लेकिन उस व्यक्ति ने गलती क्या करी कि अपना नाम बता दिया, उन 7 महिलाओं का नाम बता दिया। अब कुछ देर बाद जब उस एआई के प्लेटफॉर्म कोई बंदा जाए और इन 7 लड़कियों का नाम पूछे या इनका नाम पूछे, तो एआई हिंट देना प्रारंभ कर गया कि साहब इनका एक रिलेशनशिप चल रहा है। अब व्यक्ति ने कहा मुझसे तो गलती हो गई। अब वो आए, कहते साहब ऑर्डर दिलाइए, एक राइट टू फॉरगेट का ऑर्डर दिलाइए, उनको विवश करिए कि मैंने उनसे गलती से जो बताया था वो भूल जाए। मैंने कहा इस तरह की चीज़ अभी संभव नहीं है क्योंकि कानून नहीं है। वैसे भी एआई एक ऐसा प्रकरण है जो ना तो कभी सोता है ना ही कुछ चीज़ भूलता है। अगर ये 2 चीज़ें हम समझ लें तो काफ़ी हद तक हम खुद बहुत सेल्फ रेस्ट्रेंट हो जाएंगे अपने डेटा को शेयर करने के लिए। और शेयर करना भी है तो नॉन पर्सनल डेटा शेयर करिए ना, प्रोफेशनल डेटा शेयर करिए। आपकी व्यक्तिगत जीवन में क्या हो रहा है उसको शेयर करने की आवश्यकता क्या है। हमारे एक दोस्त हैं, वो इतने ज़्यादा प्रभावित हैं एआई से कि रोज़ सुबह उठते हैं, सबसे पहले एआई के पास जाते हैं, उसे पता है ये मेरी कुंडली है, मुझे बताइए कि आज का मेरा दिन कैसे होने वाला है। और एआई निर्धारित करता है कि साहब वो दिन में आज क्या करने वाले हैं। यानी कि आपने अपना दिमाग को कंट्रोल चलाना दे बंद दिया। कर दिया। राइट। ऑलरेडी इंडिया में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, मैं उसे कहता हूँ ट्रेंड ऑफ कॉग्निटिव कलोनियलिज्म। भारतवासी अभी 78 साल पहले स्वतंत्र हुए थे, अब दोबारा परतंत्रता की ओर चल पड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो रेडी हैं कि हम आपके कॉग्निटिव स्लेव बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे, लेकिन आप मेरा आज का काम कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर बहुत दिक्कत आने वाली है क्योंकि हम लोग अपनी जो कॉग्निटिव थिंकिंग कैपेबिलिटीज है उनको हम गिरवी रख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दरवाजे पर, जो बहुत ही पतन का एक नया रास्ता है जो हम अख्तियार कर रहे हैं। मुझे लगता है सरकार की यहाँ बहुत जिम्मेदारी है कि जो लोगों की कॉग्निटिव थिंकिंग कैपेबिलिटीज है उनको सरकार प्रोटेक्ट कर सके, और वो कानून से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आज मेरे पास मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है ऑफ लाइफ, विच मीन्स राइट टू लिव अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। लेकिन अगर मैं अपना दिमाग की क्षमता ही एआई को छोड़ दूंगा तो मैं डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ लीड ही नहीं कर सकता। तो मेरे राइट टू फंडामेंटल राइट टू लाइफ के अंदर शामिल है माई राइट टू कॉग्निटिव इंडिपेंडेंस, माई राइट टू इंश्योर कि साहब एआई मेरी कॉग्निटिव थिंकिंग के साथ छेड़खानी नहीं करेगा, मेरी जो विजन है, मेरी जो सोचने की क्षमता है उसको कलर नहीं करेगा। और उस तरह के अधिकारों को, यूरो राइट्स को आपको कानून का हिस्सा बनाना पड़ेगा, वरना तो लोग आज तो आलस्य की दुनिया में इस तरह गुम हो गए हैं, कुछ भी हो चलिए आपको एआई से वो चीज़ें मिल जाएंगी। ईमेल बनानी है, होमवर्क करना है, प्रोजेक्ट करना है, किसी को कुछ चिट्ठी भेजनी है, सब कुछ एआई कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम तो कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअली डीके हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग जितनी जल्दी इंडियन के कॉग्निटिव राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में हम सबकी वजूद की लड़ाई होने वाली है। बहुत जल्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको, मुझे, हम सबको रिडंडेंट बनाने वाला है, यानी कि हम बिल्कुल भी निकम्मे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब सारी चीज़ें एआई ने पढ़ ली। दूसरी बात, एआई आपसे और मुझसे की तुलना में ज़्यादा इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि जो कुछ मानव मात्र ने अपने संस्कृति या सभ्यता के प्रारंभ से शुरू किया आज तक, वो सारी चीज़ें आज एआई पढ़ चुका है। तो आपसे और मेरी की तुलना में ज़्यादा इंटेलिजेंट तो है ही है। लेकिन प्रॉब्लम अभी आ रही है कि अब एआई जब हावी होने लग गया है और एआई जब आपके माइंड के साथ खेलने लग गया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें अपने माइंड को इस तरीके से बनाना पड़ेगा ताकि हम अपनी कॉग्निटिव फैकल्टीज़ को और ज़्यादा शाइन कर सकें और इंश्योर कर सकें हम रेलेवेंट हों। आने वाले 2 सालों में कंपनियां उन्हीं लोगों को लेंगी नौकरी पर जिनके पास क्षमता होगी कि एआई से बेस्ट क्या चीज़ निकाली जा सकती है, आप एआई के साथ डील कैसे कर सकते हैं। एआई अभी भी बहुत चीज़ें कर रहा है, लेकिन जो इंसान का दिमाग अलग अलग डॉट्स को जोड़ सकता है वो अभी एआई नहीं कर पा रहा है। हमें ये क्षमता है, इसको आगे बढ़ाना है ताकि हम कंटिन्यू टू बी रेलेवेंट बनते रहें। राइट। अभी आपने बात करी डेटा प्राइवेसी की, डेटा प्रोटेक्शन की, तो आखिरी सवाल मेरा उसी से मिलता जुलता है कि क्या डेटा प्रोटेक्शन अब सिर्फ प्राइवेसी का मुद्दा नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुका है? आज डेटा प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं सीधे तरीके से ताल्लुक़ रखता है भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए। तो एक नेशनल सिक्योरिटी, एक नेशनल स्ट्रैटेजिक इशू बन चुका है। क्यों?
क्योंकि हमारा डेटा हमारा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये एक्शन समिट में यही कहा कि साहब डेटा हमारा, अधिकार हमारा। वो बातें नेशनल सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने की बातें हैं, कहीं ना कहीं भारत की साइबर सोवरेनिटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोवरेनिटी को सशक्त करने की बातें हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज आपको ये जो वर्ल्ड क्लास एआई कंपनीज हैं, आपको वर्ल्ड क्लास सेवाएं दे रही हैं 399 रुपये में प्रति मंथ। यानी कि 399 रुपये में शायद एक बहुत बड़ा पिज़्ज़ा या कोक भी नहीं आएगा, लेकिन ये लोग आपको इतने छोटे पैसे में इतना सब सर्विसेज क्यों दे रहे हैं? क्यों? उन्हें आपका डेटा चाहिए। आपका डेटा है, फर्टाइल डेटा है, और आपके डेटा पर वो अपनी जो सिस्टम्स हैं उनको ट्रेन करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो डेटा सोवरेनिटी है वो इम्पैक्ट हो रही है। बहुत साल पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे काम किया जिसकी वजह से आज हर भारतवासी सलाम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा साहब ऐसा है, कुछ भी हो, भारतीयों का फाइनेंशियल डेटा भारत में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। उनकी वजह से आज हमारा डेटा इंडिया में है तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन आज एआई क्या हो रहा है? एआई हम सबका डेटा उड़ा के लेके जा रहा है। ये डेटा भारत के बाहर जा रहा है, इसका दुरुपयोग हो रहा है, और हम लोग भारतवासी गिनी पिग्स बनते जा रहे हैं इस एआई कंपनियों की लेबोरेटरी में, क्योंकि हमारा डेटा हमसे ही मुफ्त में लेके इस्तेमाल करके अपने डेटा को, अपने एल्गोरिदम्स को ट्रेन करके फिर हमें ही टारगेट करने वाले हैं ये लोग। तो मुझे लगता है जितनी जल्दी हम समझ लें कि भारतवासियों का डेटा भारत के अंदर रहना चाहिए, अच्छा है, क्योंकि उसका सीधा असर भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा के साथ है। साथ ही साथ हमें अब डेडिकेटेड डेटा प्रोटेक्शन लॉज को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। सरकार की सराहना की जानी चाहिए कि उन्होंने एक नया लॉ पास किया है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा 13 मई 2027 तक। लेकिन प्रॉब्लम है 13 मई 2027 बहुत दूर है, तब तक तो एआई ने आकर धमाल मचा देना है। तो जब इस तरह की धमाल मचाने वाली क्षमताएं हो रही हैं नई टेक्नोलॉजी से, कहीं ना कहीं उससे पहले आपको इस नई टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जब उच्चतम न्यायालय ने हम सब भारतवासियों को कहा कि साहब आपके जीवन जीने के मौलिक अधिकार में आपका निजता का अधिकार शामिल है, लेकिन उसके बाद कुछ कर नहीं पाए। पिछले 8 सालों में हम कोई प्राइवेसी लेजिस्लेशन नहीं लेकर आ पाए। तो आज जब कोई प्राइवेट आदमी मेरा प्राइवेसी का वायलेशन करता है तो मेरे पास कोई रेमेडी नहीं है। मैं सिर्फ जाके डैमेजेस मांग सकता हूँ अदालत में, और डैमेजेस के लिए 20 साल लड़ सकता हूँ, शायद मुझे एक पैसा भी ना मिले। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है आपको लोगों को इफेक्टिव रेमेडीज देनी पड़ेंगी प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए, डेटा प्रोटेक्शन के लिए। डेटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी को इंटेग्रली जोड़ना पड़ेगा भारत की साइबर सोवरेनिटी के साथ, टू इंश्योर कि भारत की इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी प्रेजुडिशियल इम्पैक्ट ना हो सके। और उसके लिए कानून लाने की आवश्यकता है, कानून को इफेक्टिवली इन्फोर्स करने की आवश्यकता है, और लोगों को बताने की आवश्यकता है, भाई अपनी नींद से जग जाओ। अपने एआई को आप जो हर चीज़ बता रहे हो वो काम खराब है। मेरे पास हाल ही में केस आया है, इससे मध्य भारत का केस है, जहाँ पर ये बच्चा है 11वीं क्लास में पढ़ता है, उसके बच्चे क्लासमेट्स उसको लगातार छेड़ते हैं। ये आके काउंटर स्ट्रैटेजी एआई से पूछता है, एआई कहता है काउंटर स्ट्रैटेजी तो बाद में करना, पहले तुम अपनी ज़िंदगी ख़त्म करो। अब वो कहता है कि साहब आप क्या बातें कर रहे हो, मेरे पास मेरे माँ बाप है, मेरी बड़ी बहन है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या बात कर रहे हो। एआई के साथ उस बच्चे के साथ 14 दिन बातें चलती हैं बैक एंड फोर्थ, और अल्टीमेटली एआई मतलब कन्विंस हो जाता है और सफल हो जाता है उसको कन्विंस करने में कि साहब बेस्ट वे है कि आप मर जाइए। और फिर ये लड़का उससे पूछता भैया मरने का बेस्ट सबसे कारगर तरीका क्या है, तो एआई कहता भैया अपनी नस काट लो। तो ये लड़का अपनी नस काट लेता है, और एज लक वुड हैव इट कुछ देर बाद उसके माँ बाप अंदर आते हैं और पाते हैं लड़का जो है पूल ऑफ ब्लड में लेटा हुआ है। लड़के ने तो सोचा लाइफ खत्म हो रही, उसको हॉस्पिटल रश किया गया, पता लगा वो सेव हो गया, लेकिन उसकी हाथ पैरालिसिस हो गया। अब इस तमाम सारे इकोसिस्टम में पेरेंट्स हमारे पास आ रहे हैं कि अब बताओ कि हमको जिम्मेवार ठहराना है क्योंकि मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा है। अब हम किसको जिम्मेवार ठहराएंगे, उस कंपनी को, क्या उस बच्चे को, क्या उस सर्विस प्रोवाइडर को? उस बात पर लेकर कानून चुप्पी साधे हुए। तो मुझे लगता है ये केसेस सामने आने शुरू हो गए हैं जो शो कर रहा है कि एक्चुअल हार्म्स अब एआई कर रहा है, फिजिकली भी, इमोशनली भी और मेंटली भी। तो इसलिए एआई की ग्लिट्सी सेक्सी इमेज के साथ हम लोग बहुत प्रभावित ना हो, उसके जो नेगेटिव रैमिफिकेशंस हैं उसको भी ध्यान में ज़रूर रख लें। क्यों? क्योंकि अगर हमने नहीं रखा और एक बार हमने अपनी सारी ज़िंदगी का कोरा कागज़ एआई के साथ शेयर कर दिया, फिर आजीवन के लिए एआई ने हमको बख्शना नहीं है, क्योंकि उसके पास क्षमता होगी हमें टारगेट करने के लिए,
हमें बिलो द बेल्ट मारने के लिए, हमारी बातें ना सुनने के लिए, हमारी बातें और लोगों को बताने के लिए, तो अल्टीमेटली डिजिटल लाइफ बिल्कुल डिफ़िकल्ट हो जाने वाली है। तो आज आवश्यकता है कि नींद से जग जाएं। वो कहते हैं जहाँ से जागो वहीं से सवेरा समझो। आज भी अगर आप जग गए, आज के बाद भी अगर आपने एआई के साथ अपनी पर्सनल जानकारी कम से कम शेयर करनी शुरू करी, तो आप अपने लिए बहुत सर्विस करने वाले हैं, राष्ट्र के लिए सर्विस करने वाले हो, और अल्टीमेटली एक अच्छे उज्जवल भविष्य की ओर आप आगे बढ़ने वाले हैं। राइट। और जैसा आपने कहा जब जागो तब सवेरा, और ये चाहे वो स्कैम्स की अवेयरनेस हो या एआई की अवेयरनेस हो, सबसे बड़ा एंटीवायरस है लिटरेसी और अवेयरनेस, राइट। इसी के साथ इस एपिसोड को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर पवन हमारे शो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।